पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कठुआ में बादल फटने से हुए हादसे पर अफसोस का इजहार किया। इस हादसे में सरकार और इंतजामिया की पोल भी खोल के रख दी है, क्योंकि किश्तवाड़ में आई इस बड़ी तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और ज्यादातर जख्मियों के इलाज के लिए जम्मू GMC भेजा गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, किश्तवाड़ कहाँ, जम्मू कहाँ। और इससे ये तो साफ हो गया 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अस्पताल में ज़ख्मियों को इसलिए भेजा गया क्योंकि आसपास के अस्पताल में सहूलत, डॉक्टर और स्टाफ की बड़ी किल्लत है। हालांकि मरकज़ी सरकार, इंतज़ामिया और रियासती सरकार लगातार दावे कर रही है लोगों की बेहतर सहूलत, मेडिकल सहूलत फराहम कराने के लिए, अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए बात कही जा रही है या बात बनाई जा रही है। साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बेहतर की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद हादसे में अब तक 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और 70 से ज़्यादा लोग लापता हैं और उसके अलावा 66 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार और इंतज़ामिया के दावे पर सवाल इस वजह से भी खड़ा होता है कि इस तरह के हादसे में आमतौर पर कोई बच नहीं पाता और जब भी ज़रा सी भी बारिश या बर्फबारी होती है तो लोग अपने घरों से अस्पताल जाने के लिए लाशों को कंधे पर उठा कर के लेके जाते हैं। किश्तवाड़ हो या कठुआ, दोनों जिले में खराब मौसम की वजह से पिछले 15 साल के दौरान पहली दफा जम्मू कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। जी हाँ, इन दोनों जिलों में बादल फटने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। कठुआ में ही हमने 7 लोगों की लाशें निकाली। इतने ही लोग अभी भी लापता हैं। मौके पर मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक 2010 से 2022 के दरमियान खराब मौसम की वजह से 552 अफराद की मौत हुई। इनमें से 182 अफराद की मौत सिर्फ भारी बर्फबारी और 119 लोगों की जान सैलाब की वजह से गई है। इस अरसे में बिजली गिरने से 42 अफराद की मौत हुई। 12 बरसों में इन कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इलाकों में 42 दफ़ा भारी बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि सैलाब के 168 और बिजली गिरने के 1942 वाक़यात सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 12 साल में आंधी तूफान के सबब 20 लोग, जबकि लैंडस्लाइड की वजह से 71 लोगों की जान गई। इस अरसे में कोल्ड वेव की वजह से 7 लोगों की मौत हुई, ताहम हीट वेव की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। इन 12 वर्षों में भारी बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासरा पहाड़ी इलाके रहे। कुपवाड़ा, किश्तवाड़ ज़िले रहे, कठुआ ज़िले रहे। नहीं, वो तो ग्लेशियल लेक्स जो हैं उनके बर्स्ट, उनके जो फटने की जो खतरा, उनका जो खतरा रहता है उसको कम करने के लिए। लेकिन अभी तक जो खबरें हमें आ रही हैं, जो किश्तवाड़ में हुआ वो ग्लेशियल लेक फटने से नहीं हुआ, वो बादल फटने से हुआ है। अब इसके लिए हमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है मुकर्रर करके अब हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा खतरा है। अब कुछ महीने पहले यही चीज़ रामबन में देखने को मिली। उस वक्त माली नुकसान बहुत हुआ, जानी नुकसान कम। इस बार जानी नुकसान बहुत हुआ क्योंकि ऊपर वाले का करना ये था कि वहाँ से यात्रा चल रही थी तो यहाँ से बादल फटा। लेकिन इस तरह के हालात दोबारा ना बने या अगर बन भी जाते हैं तो नुकसान कम हो, उसके लिए हुकूमत के तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए अब हमें कुछ एक्सपर्ट्स मुकर्रर करके उनकी एक रिपोर्ट उनसे मांगनी होगी कि जो लोग लापता हैं, कोई 70 के आसपास, उनको अब ज़िंदा खोज के निकालना अब लगभग नामुमकिन बन रहा है। अब इन हालात में हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों के हम डेड बॉडीज़ रिट्रीव करके कम से कम उनके घर वालों को दे सकें, ताकि वो सही तरीके से उनके अंतिम संस्कार जो हैं वो कर सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद जो वहाँ पे लोकल लेवल पे हमें उनकी मदद करनी होगी, उन्होंने 3-4 चीज़ें जब मैं वहाँ पे गया था मेरे सामने रखे, उन पे हम गौर कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। उधर राजौरी से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां कल लापता नौजवान आतिफ हुसैन शाह की लाश आज मुरादपुर और डालोगरा के बीच में नदी के हिस्से में बरामद हुई है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन राजौरी इंतजामिया, SDRF टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस और मुकामी नौजवानों की मदद से लगातार चल रही थी। इस मामले में GMC राजौरी में बड़ी तादाद में लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख
हो या दूसरे मज़ाहिब के एकजुट नज़र आए, इस मामले में दुख का इजहार करते नजर आए। पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी फॉर्मेलिटीज़ के बाद आतिफ की लाश परिवार वालों को सौंप दी गई। बताया जा रहा है कि आतिफ हुसैन एक हाफिज कुरान था। कल शाम को हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने ये बताया था कि आतिफ हुसैन शाह जो पानी में डूब गए थे और उसके बाद उनकी बॉडी को रिकवर करने के लिए प्रशासन अंत तक मेहनत कर रहा था और कल देर रात तक भी उन्हें ढूंढने की तलाश जारी रही, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिल पाई। लेकिन आज रजौरी के मुरादपुर और दलोगड़ा के बीचों बीच नदी से उनकी डेड बॉडी को रिकवर कर दिया गया है और तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को घर वालों के हवाले कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पे SHO रजौरी आबिद हुसैन शाह सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बॉडी जो है कितने बजे मिली और कितने दूर से मिली? ये कल जब ड्रोनिंग के बाद इधर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, बट ये दलोगड़ा के नीचे दरिया से रिट्रीव हुई है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, इनसे भी बात करेंगे। जनाब, आज कितना दुख का समय है, बच्चे की डेड बॉडी जो है आज रिकवर हुई। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप टाइम निकाल के हमारी आवाज़ को, गरीब लोगों की आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं। बात यह है कि इस बार जितनी बरसात हुई, जितनी बारिश हुई, पहले किश्तवाड़ में जो बचेल में जो बड़ा हादसा हुआ उसमें बहुत जाने गई, उसका हमें बड़ा दुख है। उसके बाद कठुआ में जो फ्लैश फ्लड हुआ उसमें बड़ा दुख हुआ। आज जी कल नौजवान बच्चा है, आपसे कुरान है ये, और ये किसी जगह दुआ करने के लिए जा रहा था कि नाला क्रॉस करते हुए ये बह गया। क्योंकि एक हफ्ता से लगातार जो है ये हादसे हो रहे हैं। जैसे किश्तवाड़ का हादसा हुआ, जम्मू कठुआ का हुआ, अब रजौरी का हुआ, पुंछ में सैलाब आया है, काफ़ी लोगों के मकान ढह गए हैं। तो ये ऊपर वाले का एक कहर ही समझो हम लोगों के ऊपर है कि जो हमारी ये हालत हो रही है। हम ये ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बच्चे को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, और जो लोग किश्तवाड़ में मरे हैं, कठुआ में मरे हैं, इनकी रूह को भी शांति मिले और इनके घर वालों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो है वो मिल जाए। एक जवान बच्चा जो है किसी वजह से पानी में बह गया। यहाँ से जम्मू कश्मीर के अंदर 3-4 दिनों से जो बारिशें हो रही हैं, दरिया आ रहे हैं, काफ़ी कीमती जाने यहाँ पे नुकसान हुई है। पूंछ में, कठुआ में, किश्तवाड़ में, रजौरी में भी। हम यही करते हैं, भगवान के आगे, भाई को आगे दुआ अरदास करेंगे कि इनके आत्मा को शांति दे, और इसकी घड़ी, इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ शामिल हैं। शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीरें रजौरी GMC से थी, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आतिफ हुसैन शाह की डेड बॉडी को यहाँ पे लाया गया। पोस्टमार्टम और लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद उनकी बॉडी को घर वालों के हवाले कर दिया गया है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल नौजवानों की इसमें बहुत ही मदद रही इनकी डेड बॉडी को ढूंढने में, और लोकल जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब इनके दुख में जो है शरीक होने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। अपने साथी अक्षय के साथ रजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केस। एक बड़ी खबर रियासी ज़िले से आ रही है चट्टान गिरने की। ये वाक़या मलाई मोड़ के करीब पेश आया है, जहाँ पे पहाड़ी से भारी तादाद में चट्टान गिरा है, पत्थर गिरा है और अचानक सड़क पे पूरी तरीके से मलबा फैल गया है। चट्टान के गिरने से धरमाड़ी के माहौर की तरफ जाने वाली जो सड़क है वो पूरी तरीके से बंद है। मौके पर ट्रैफिक रुका हुआ है। इंतजामिया सड़क को क्लियर करने में जुटी है और अभी तक किसी भी तरह के किसी भी शख्स के जख्मी होने की खबर नहीं है। लेकिन चूंकि बड़े बड़े चट्टान गिरे हैं, इस वजह से इस पहाड़ी रास्ते पर इस वक्त गुजरना नामुमकिन है। तो कई तरह के सवाल इस मरतबा पैदा हुए हैं। एक ये कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल है ये नई नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल आई है, लेकिन हर मरतबा सिर्फ वही चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी आम लोगों की मौत, इंतज़ामिया के दावे या फिर जो ख़बरें हमारी नज़रों के सामने से गुजरती हैं और जो वादे किए जाते हैं। अस्पतालों की बेहतर करने की बात की जाती है, सड़कों को मैग्डमाइज़ करने की बात कही जाती है, या अलग अलग जगह पे लोगों के लिए सहूलतों की बात की जाती है। इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है वो सहूलतें नज़र नहीं आती। नज़र डालेंगे कि क्या कुछ छूट गया है, क्या कुछ ज़रूरी है और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को इस मामले में रिस्पॉन्सिबल बनाना ज़रूरी है। हमारे साथ ख्वाहिश जुड़े हुए हैं, ख्वाहिश आपकी तरफ सीधा आने की कोशिश करेंगे और साथ में अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुंछ से। ख्वाहिश, जो सूरत हाल, जो वादे हैं, मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, बाद में अपडेट लेंगे लोगों के लिए। अब बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दावे हैं।
किए जाते हैं, ख़ास तौर पे न सिर्फ इस मर्तबा की जो सकीना ईटू हेल्थ मिनिस्टर हैं, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा लगातार वो अलग अलग हॉस्पिटल्स, अलग अलग तरह के दावे, यहाँ पे संग बुनियाद रखा जा रहा है, यहाँ पे इफ्तिताह हो रहा है, इनाग्रेशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, ज़मीन पे कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आमिर, क्योंकि अगर हम सरकारी दावों की बात करें तो वो इस तरह की घटनाओं के बाद भी वो उनका एक इम्तिहान होता है, वो पता चलता है कि वो कितने खरे उतरे हैं, नहीं खरे उतरे हैं। ऐसे में जो दावे हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, इमारतें खड़ी कर देंगे, लेकिन डॉक्टर्स नहीं होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, तो इन इमारतों का फायदा क्या होगा? या फिर इसमें लैब्स नहीं होंगी और अगर ट्रीटमेंट के लिए बेहतर मशीनें नहीं होंगी, तभी अस्पतालों को क्या फायदा होगा? प्रेजेंट जो हम एग्जाम्पल जो है वो किश्तवाड़ की ले सकते हैं। ज्यादा गंभीर लोगों को जो है जम्मू रेफर करना पड़ा। लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय कर किश्तवाड़ से जम्मू पहुंचा जाता है और यहाँ पे इलाज कराया जाता है। तो क्या फायदा है किश्तवाड़ में बने जो बड़े अस्पताल की? अगर हम बात करें कि जो अठोली जो पाडर का गुलाबगढ़ का अस्पताल है, वहां पर क्यों सुविधाएं कम है, जबकि पिछले कई सालों से मचेल यात्रा जो है वो लाखों की तादाद में है। इवन की शेमनाथ यात्रा को भी ये यात्रा पार कर जाती है। साथ ही साथ चाहे वो मीतल माता हो या फिर चित्र माता हो, वहाँ की भी यात्राएं चलती हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं। तो क्यों गुलाबगढ़ बेस कैंप में जो अस्पताल है वो बेहतर नहीं किए गए, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं लगाया गया, खासतौर पर यात्रा के समय में? और आप कहें कि जो जिला प्रशासन है उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि रेड अलर्ट या येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट के बाद भी उन्होंने यात्रा करनी। सरकार चाहे जो मर्जी बोले, जो जैसे मर्जी दावे करे, लेकिन जमीन पे इस तरह की घटनाओं के बाद ही पता चलता है कि यहाँ की सरकारें लोगों को लेकर कितना नुकसान, जमीन पर भी कितनी तैयारियां हैं। ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बड़े सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन आज आकर के जो भी देखा जाता है कि रेफर जीएमसी जम्मू के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, जीएमसी कठुआ भी है, जीएमसी राजौरी भी है, उसके अलावा और कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट बड़े अस्पताल हैं वो भी हैं। उसके बावजूद जब बड़ी कोई मुसीबत आ पड़ती है तो सभी मरीजों को जम्मू ही रेफर किया जाता है। साथ ही साथ अगर एम्स बना है तो एम्स को भी उस तरह से तैयार नहीं किया गया है कि जहाँ पर बड़े इमरजेंसी जो इस तरह की घटनाएं हैं उससे जुड़े मरीजों को वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। ओवरऑल अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार लगभग 1 साल पूरा हो रहा है और काफी अच्छे के बाद यहाँ पर बनी है। ऐसे में दावे बहुत बड़े बड़े, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब कहीं फेल हो जाते हैं तो वो सीधा कहते हैं कि फंड की कमी है। फंड की कमी है तो आप इस चीज को क्यों नहीं सिरे से आप इसको जो है वो इसको कबूल करते हैं कि ये हमारा फेलियर है, हमने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें बेहतरी ला पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम जो डॉक्टर्स की टीमें, पैरामेडिकल की टीमें हैं, उनको हम बेहतर कर पा रहे हैं। पैरेलली अगर हम बात करें और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर सड़कों से जुड़े हुए हम देखें तो हाल बुरा है। शहरों का तो हाल बुरा ही है, ग्रामीण इलाकों का और बदतर हाल है। और बरसातों के समय तो सड़कें ही बह जाती हैं और कहीं के समय बनती नहीं है, फिर कई जगह स्नोफॉल हो जाता है। आप कह सकते हैं कि लोग बद से बदतर जीवन जीने को जो है वो बेहाल है। इसी कारण जो है ज्यादातर यहाँ पे पढ़ा लिखा युवा है वो बाहर दूसरे प्रदेशों की तरफ जो है वो माइग्रेट कर जाता है, बड़े बड़े शहरों की तरफ। उन्हें पता है कि यहाँ पर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन जमीन पर उतना कुछ होता नहीं है। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं किसी सरकारों की भी होती है और तो टैक्स पेयर का पैसा है वो जो लोगों के टैक्स वसूला जाता है वही देखते हैं। हर चीज में हम टैक्स देते हैं, लेकिन जब हमें फैसिलिटी देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं सरकारें जो है विफल नजर आती हैं। ओवरऑल जो क्लाइमेटी जो ये घटनाएं हैं ये बताती हैं कि सरकारें कितना तैयार है, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह के इनके पास उपलब्धता है डॉक्टर्स की या फिर बाकी टेक्नीशियंस की। तो कहीं ना कहीं यही से ही पता चलता है। तो ऐसे में उमर सरकार के ऊपर बड़े प्रश्न भी उठ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम किशोरी की बात करें या फिर कठुआ की बात करें या फिर राजौरी पुंछ की बात करें, जो भी सैलाब आया, लोगों के जान माल का नुकसान हुआ, ऐसे में अधिकारी सिर्फ जाके आंकलन नहीं कर सकते या वोट मंत्री वगैरह कर सकते हैं, लेकिन लोगों की जो अंदर के जज्बात हैं उसे वो नहीं समझ सकते और ना ही जख्मों को भर पाए। बिल्कुल अंकित, आपसे भी यही समझने की कोशिश करेंगे कि मैं अगर सिर्फ हॉस्पिटल की बात करूं, देखिए सैलाब आए या फिर घर धसे या फिर बादल फटे, इसका ओवरऑल या आउटपुट यही होता है। कुछ लोग कहीं ना कहीं इसके हलाकत का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग जख्मी होते हैं जिन्हें फौरी तौर पे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अभी हमने किश्तवाड़ में देखा था 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर उनको ले जाकर के भर्ती कराना पड़ा। एक बड़ा सवाल है और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आपसे अपडेट ज़रूर लूँगा, लेकिन मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि चूँकि राजौरी सरहदी इलाका है और यहाँ पे हॉस्पिटल्स की हालात क्या हैं। आमतौर पर मैं बड़े हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिस तरीके से GMC है, लेकिन
बाकी जो हॉस्पिटल है आम लोगों के लिए जो है अलग अलग इलाके में, उसकी क्या सूरत हाल है? देखिए आमिर, मेरे भाई हनी पटियार ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयज की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, दवाइयाँ सही से दस्तियाब नहीं हो पा रही हैं। आप जितनी मर्जी खूबसूरत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो, जितना मर्जी आप उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा दो, लेकिन आपके पास अगर डॉक्टर नहीं है, आपके पास अगर स्टाफ नहीं है, तो उन अस्पतालों को खोलने का कोई भी फायदा नहीं है। एक स्ट्रेटेजिकली प्लान के साथ जो है किसी भी चीज को स्टार्ट करना चाहिए। हम अगर सरहदी जिला रजौरी की बात कर लें, पुंछ जिले की बात कर लें, जब यहाँ पे शेलिंग होती है, और पिछले ही दिनों में आपने देखा कि जब यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को जब निशाना बनाया गया और उस वक्त भी जो लोग जख्मी हुए, इसके अलावा जो बाढ़ की जद में आए या फिर ऐसे भी कोई दुर्घटना होती है, कोई हादसा हो जाता है, तो उस समय भी जो जख्मी लोग होते हैं उन्हें बेहतर उपचार के लिए यहाँ से जम्मू रेफर करना पड़ता है, यानी कि जीएमसी जम्मू में रेफर करना पड़ता है। और कुछ पेशेंट्स को तो यहाँ पे ट्रीट कर लिया जाता है जितना यहाँ पे हो सकता है, लेकिन करोड़ों रुपए की बिल्डिंग और करोड़ों रुपए की मशीनरी लाने का क्या मतलब है जब तक कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं होंगे। रजौरी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 38% स्टाफ है, और उस 38% स्टाफ से किस तरह से काम लिया जाता होगा, जबकि पुंछ, रजौरी, रियासी, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो रजौरी जीएमसी के ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं। तो आप सोचिएगा कि जब पेशेंट इन तीनों जिलों से यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे अगर डॉक्टर्स पहले ही 38% स्टाफ है, तो इनकी क्या हालत होगी। दूर दराज इलाकों की जो पीएचसीज है, सीएचसीज है, वहाँ की हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक है। हालांकि यहाँ के जो हेल्थ विभाग के जो आला ऑफिसरान है, उनकी तरफ से भरपूर कोशिश की जाती है अपनी तरफ से कि हम लोग हर एक सहूलियत दें, लेकिन स्टाफ की कमी और उसके साथ साथ जो छोटा पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, इनकी बहुत ज्यादा कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा कर दिया, उसे बूस्टअप करने के लिए डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और बहुत से ऐसी 24x7 पीएचसीज है जहाँ पे एक्सरे की जरूरत है, जहाँ पे 24x7 स्टाफ जो है वो होना चाहिए। लेकिन बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है कि पीएचसी 24x7, लेकिन 24x7 तो छोड़िए, यहाँ पे 10 घंटे भी स्टाफ की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं रहती है। उसके साथ साथ अगर हम रजौरी के जीएमसी की बात करें, अभी 5-6 साल ही हुए हैं इससे बने हुए, और जीएमसी का टैग तो लगा दिया गया, बाहर बड़े बड़े बोर्ड तो लगा दिए गए कि ये जीएमसी है, लेकिन जीएमसी के अंदर जो चीजें चाहिए वो चीजें लोगों को दस्तियाब नहीं हो पा रही है। और हालांकि यहाँ के जो प्रिंसिपल है जीएमसी रजौरी के, वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, और चिट्ठियां लिख कर वो सरकार को, वो भी जो है वो तंग पड़ चुके हैं। और हम भी कई बार जब उनके पास जाते हैं, हम कहते हैं कि सर यहाँ पे तो स्टाफ ही नहीं है, कोई पेशेंट हमें फोन करता है, सर यहाँ पे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, अपनी तरफ से वो एफर्ट्स हर एक कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से डिले होती है कि फंड्स वो नहीं दे रहे, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं, कितने डॉक्टर की पोस्टें यहाँ पे खाली है, पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ पे पोस्टें खाली है, दीगर पोस्टें यहाँ पे खाली पड़ी हैं, लेकिन उन्हें फिल कौन करेगा। ये चीजें जो है जब सामने आती है, यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी सरकारें जो है वो लोगों के बारे में कितना सोचती है, पब्लिक के लिए क्या कर रही है। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे रजौरी जीएमसी के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाए गए हैं, जहाँ पे करोड़ों रुपए की मशीनरी है, और बाहर जो है बहुत बड़ा ताला वहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन किस काम आएगा वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि वहाँ पे डॉक्टर कोई उसे रन करने के लिए कोई वहाँ पे स्टाफ नहीं होगा। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो रजौरी पुंछ एक सरहदी जिला है, यहाँ पे कभी भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, कभी भी यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है। तो ऑप्शन जो है जम्मू जीएमसी मेडिकल कॉलेज ही रहता है, यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर भेजा जाता है। पुंछ में अगर कोई बड़ी ट्रेजेडी होगी, कोई सीरियस होगा, उससे रजौरी भेजा जाएगा। रजौरी में अगर उनको देखा जाएगा कि यहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर यहाँ से भी उन्हें जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। तो पुंछ हो चाहे रजौरी हो, ये दोनों ही यहाँ पे जो जिले हैं ये पिस रहे हैं सरकार की वजह से, और इन लोगों को सरकार की तरफ से कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। हालांकि अप्रिशिएट करना होगा जो 38% स्टाफ रजौरी जीएमसी के अंदर है, जो 3 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है, और इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं और उन्हें संभालना ये बड़ी ही जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। प्रिंसिपल जो है यहाँ के रजौरी जीएमसी के एएस भाटिया, उनकी तरफ से हर एक जीतोड़ मेहनत की जा रही है, उनकी तरफ से हर एक कोशिश की जाती है कि कम स्टाफ में भी वो
लोगों को सहूलियत फराहम कराएं, लेकिन वो भी कितना ही कर पाएंगे। और बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है अंकित, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें दुनिया को मालूम है, पुंछ हो या राजौरी हो, इन लोगों ने कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जिस तरीके से आप बता रहे थे राजौरी के बारे में या फिर इवन पुंछ के बारे में, अनुभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, हमें आप ये समझाइए कि जब लोगों के दरमियान ये नेता, ये लीडरान आते हैं वोट के लिए, तो क्या ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम है एक्चुअल, जो इस तरह की, देखिए 60-70 लोग, 100 लोग मर गए, आज खबर में चली और दूसरे दिन हमने नजरअंदाज कर दिया। मजाक है ये कि लोग आते हैं यात्रा में अपनी श्रद्धा के साथ और उसके बाद वो हलाक हो जाते हैं, अपने लोगों की, अपने बच्चों की लाशें लेकर के ढो करके वो जाते हैं और उनमें से ज्यादातर का पता तक नहीं चलता। मजाक है ये, मजाक नहीं है ये। जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरान आएंगे, 2-4 आंसू बहाएंगे और शायद 2-4 लफ्ज भी बोल दें और उसके बाद निकल जाएंगे, कोई याद तक नहीं करने वाला। और जाहिर है कि ऐसे में आम आदमी ही पिसता है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या लोग इनका गिरीबान नहीं पकड़ते हैं जब वोट लेने के लिए आते हैं कि भैया पहले हमारा हॉस्पिटल बनाओ, पहले हमारे जो है स्कूल बनवाओ, पहले हमारी सड़कें सुधारो। जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो किश्तवाड़ में भी जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का दौरा हुआ था तो हमने देखा था कि जो लोग थे, जो पीड़ित परिवार थे, उन्होंने उमर अब्दुल्ला जी का घेराव किया और उनको काफी खरी खोटी चढ़ाई और उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस समय जो मशीनरी यहाँ पर आई है, उस समय लोगों का कहना था कि करीब करीब 20 से 25 जेसीबी जो है वो यहाँ पर आएंगे, मगर ग्राउंड जीरो पे काम से 2 से 3 ही कर रही है, बाकी काम नहीं कर रही है। हमने तस्वीरों में ये भी देखा कि सरकारी अमला काम नहीं कर रहा था, तो कुछ लीडरान ने उनको भी ये कहा कि सरकारी अमला काम को नहीं कर रहा है, तो लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया जा रहा। तो लोग जो है वो लीडरान को गले से पकड़ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमसे वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। जब तक हम सरकारी अस्पतालों की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो जब भी ये लोग जो है पब्लिक में जाते हैं तो लोग इनसे जरूर पूछते हैं कि आपने हमारा काम कहाँ तक किया, सड़कें कहाँ तक बनी, हमारा डेवलपमेंट कहाँ तक हुई, हमारे अस्पतालों की क्या हालत है, स्कूलों की क्या हालत है, कॉलेजेस की क्या हालत है। तो लोग इससे पूछ रहे हैं, मगर अपने जो दावे हैं ये बता रहे हैं, जो लीडरान है वो ये बता रहे हैं हमने इतने का प्रोजेक्ट ले आया, ये पाइपलाइन में है, वैसा पाइपलाइन में है, और ऐसा कर करके वो अपना गिरेबान जो है लोगों से अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं। और ये बता रहे हैं लोगों को कि हमने कुछ सड़कों के प्रोजेक्ट लाए हैं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके तहत कुछ फंड्स लाए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम इससे उभर जाएंगे। और कहीं जब हमने यहाँ ये भी देखा कि जो लोग हैं वो, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं थी, तो लोग जो लीडरों है उनका ये कहना है क्योंकि यहाँ पे कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, तो एलजी साहब जो है वो इसको सरकार को चला रहे थे, तो वो जो गैप है, वो जो फर्क रह गया, उसको पूरा करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 साल चाहिए कि वो जो गैप है, क्योंकि काफी गैप रह गया। उस समय जो थे वो, क्योंकि सरकारी अफसर जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, तो लोगों की सुनवाई उस समय कम हो रही थी। तो लीडरान लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना पल्ला इस बात से झाड़ रहे हैं क्योंकि पहले जो था वो एक चुनी हुई सरकार नहीं थी, चुनी हुई सरकार ना होने की वजह से उनके काम नहीं हो पा रहे थे और अब उनको जो है इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यही बात जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों को समझा रहे हैं। हालांकि लोग उनसे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कल को कुछ मिसहैप हो जाता है या कोई बड़ी डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, मैं पर्टिकुलरली सरहदी जिला पुंछ की बात करूं, जब ऑपरेशन संदूर हुआ तो काफी सारे लोग यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर चले गए। बाहर जाकर जब उन्होंने डेवलपमेंट देखी, ये सब डेवलपमेंट देखा गया कि बाहर कितनी तरक्की हो रही है और यहाँ पुंछ में कितना हम पिछड़े हुए हैं। तो वो लीडरों से उन्होंने पूछा, हमारे एमएलए से पूछा, सुरनकोट के एमएलए से, और हमारे यहाँ के मंत्री है उनसे भी ये पूछा गया कि जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो क्यों रुका हुआ है। जबकि जो मंत्री साहब है उन्होंने तो ये कहा कि हमारा जो है जल जीवन मिशन में पहले 4,000 करोड़ रुपए का जो था डेफिसिट था, वो उनके आने के बाद करीब करीब 1 साल में 11,000 करोड़ का हो गया। उन्होंने ये बताया कि मैंने जो है करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए के काम जो है वो जल जीवन मिशन में इस सरकार ने जो है वो राज्य में किए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने काम नहीं किए, हमने काम बहुत किए और हम इन कामों को आगे भी ले जाएंगे और आगे भी जो काम रुक गए हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। उनकी दूसरी तरफ ये भी बात कहने को था कि पैसों की जो फंड की जो कमी है उसको लेकर के जो है वो एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि फंड्स नहीं है, फंड्स हमारी लायबिलिटीज ज्यादा है, हमारा कैश डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से हमें जो है काफी दिक्कत आ रही है। उनका ये भी कहना था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम थी उनमें फंड्स की कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहाँ के रुझान है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सेंटर में भाजपा की सरकार है और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, आइडियोलॉजीज का जो है डिफरेंस है, उसको लेकर के उनके जो फंडिंग है वो काफी काटी गई है, जिसकी वजह से उनको
जिले में तरक्की करने में और राज्य में तरक्की करने में एक दरपेश आ रहा है। जी आमिर। एक बहुत ही अहम चीज़ की तरफ आपने तवज्जो दिलाई और मैं चाहूँगा ख्वाहिश आपसे भी समझूं इस चीज़ को। देखिए, कम नहीं है 42,000 करोड़ से ज़्यादा का, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करिएगा, इससे ज़्यादा, इससे बड़ा बजट मिलता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के रूप में आती हैं, उसमें पैसे वहाँ से आते हैं और वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है, यानी कि आपको स्टेट के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे उसमें। और ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में हम देख पाते हैं। उसके बावजूद भी एक बड़ा सवाल ये है कि सड़कें नहीं हैं। जब भी मुसीबत होती है, लोग सड़क की मारामारी और ज़रा सा मैगडमाइजेशन हो जाता है तो लोग इतने खुश हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी का पर नोच दिया हो और उनको दाने चुगने के लिए दे दिया गया हो। उसके बाद पानी की फराहमी, बड़ी मुश्किल से उनको पानी मिल जाता है और मिल जाता है, वो खुश हो जाते हैं। नहीं तो फिर नाले नदी के पानी पी करके वो अपने लोगों की जान गंवा बैठते हैं, अपने बच्चों की लाशें ढोते फिरते हैं। और अभी हमने राजौरी पुंछ में इस तरह की चीजें देखी थी जिसमें 17-18 लोग रहस्यमय बीमारी से मर गए। क्या रहस्यमय बीमारी? हमारे यहाँ के लोग मर रहे हैं और आपको पता है कि रहस्यमय बीमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंतजामिया को, आम लोगों को पता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ख्वाहिश मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, दावे वादे और इस तरह की बहुत सारे ढकोसला साजी, उसके बावजूद भी क्या यहाँ के लोग ओवरऑल, जम्मू के लोग, देखिए जम्मू के लोग हिंदू मुस्लिम में कभी नहीं फंसते, ये ढकोसला साजी में वो कभी भी नहीं आते, वो बहुत सभ्य लोग हैं और समझते हैं अपनी चीजों को। लेकिन क्या पॉलिटिकल जो एक समझ होती है वो लोगों में कम है? क्या वो अपने लीडरान को चुनने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं? क्या वजूहात है जिसकी वजह से फंड भी मिल रहे हैं हर साल? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अभी आई, लेकिन हमेशा इस तरह की चीजें होती है, उसके बावजूद भी वही बेसिक मुद्दे घूमते रहते हैं चक्र की तरह। और उसके बाद जब भी कभी इस तरह की कुदरती आफत आती है तो आम लोग पिस जाते हैं, चंद दिन हम खबरें चला लेते हैं और उसके बाद सब कुछ सन्नाटा। आमिर, अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि जम्मू संभाग में जो चीजें हो रही हैं, या जो पिछले कुछ समय से आतंकवाद ने अपने पसारे हैं, यहाँ पर जो घटनाएं हुए हैं, इसने बहुत बड़ा एक लोगों की आंखें खोलने का काम किया है। खासतौर से सेंटर की सरकार की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें। पर्टिकुलरली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बाहर के बहुत सारे प्रदेशों को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर एक ही है, यानी कि एक ही जगह, बट उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर खिते अलग अलग हैं, यहाँ पे भाषाएं अलग अलग है, पहनावे अलग है, बोली अलग है, लोगों का रहन सहन अलग है। पर्टिकुलरली देश की आजादी के बाद से 2019 तक, अगर हम उससे पहले की बात करें, जब लास्ट में पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, एक आखिरी सरकार थी, उसके बाद गवर्नर रूल लग गया था। आपको मैं बताऊं कि हमेशा से जो तरजीहत है ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स को दी गई। कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स ने कश्मीर डिवीजन को ज्यादा फोकस किया, वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट की, और कहीं ना कहीं जम्मू खिता, जम्मू जिले के, जम्मू डिवीजन के 10 जिले जो हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर रहे। इसीलिए शुरू से जम्मू ये कहता रहा, जम्मू डिवीजन ये कहता रहा कि जम्मू के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो कहीं ना कहीं नजर आता है, सड़कें नहीं बनी, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची। अब 2019 के बाद जब 370 हटी है, तो स्कीमें आई हैं यहाँ पर डायरेक्ट लोगों तक आ रही है, डायरेक्ट मॉनिटरिंग सेंटर से हो रही है, तो बहुत कुछ यहाँ के लोगों को मिल रहा है जो आप समझ सकते हैं पिछले 70 सालों में नहीं मिला। अगर हम देखें कश्मीर का जैसा डेवलपमेंट हुआ, वैसा ही डेवलपमेंट अगर जम्मू का किया जाता, जम्मू खिते का किया जाता, तो यकीनन आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सड़कों की कमी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो बेहतर नहीं है, टीचर जो है बेहतर नहीं है, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीनगर का अगर हम सोरा हॉस्पिटल ले लें तो वो एम्स की तरक्की का अस्पताल है, लेकिन वो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। पहले जम्मू की बात करें, जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लंबे वक्त से यहाँ पर ये चीजें देखी गई हैं कि ओवर बर्डन रहा है इस पूरे जीएमसी के ऊपर। बर्डन कम करने के लिए जीएमसी कठुआ खोल दिया गया, जीएमसी राजौरी खोल दिया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेहतर कर दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो डॉक्टर्स लाने थे वो नहीं आए। आज भी अगर हम बात करें डिग्री हासिल करने वाले या डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। तो सरकारी एडमिशन की बात करें, मारा मारी है, उसमें बहुत ज्यादा अप्रोचेस लगाने की कोशिश की जाती है। बच्चे आप कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तालीम लेने वाले तो लगेगा कि यार इतने मतलब कि इतने डॉक्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये फिर हमारे अस्पताल से जल्दी से जल्दी यहाँ से जो वैकेंसीज है फुल हो जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी होती नहीं। बच्चे पढ़ के बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, राज्यों में चले जाते हैं कि वहाँ स्कोप ज्यादा है, यहाँ के अस्पताल फिर खाली रह जाते हैं। तो ये गैप है, तो सिर्फ इन 5 सालों में नहीं पूरा हो पाएगा हमें, क्योंकि 70 सालों से जम्मू डिवीजन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। पुंछ राजौरी आप देखिए,
पुंछ राजौरी में अब जाकर के 2025 में एक चौड़ा हाईवे यानी कि ब्रॉड एक सड़क जो है वो बनाई जा रही है, टनल्स बनाई जा रही है। क्या इससे पहले जो सरकारें हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पुंछ राजौरी के लिए जो घुमावदार सड़कें हैं, लोगों को घंटों घंटों सफर करना पड़ता है, और जो सीज फायर समय जब फायरिंग होती है उस समय लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है, जम्मू लाना पड़ता है, तो ऐसी एक सड़क बेहतर बना दे। कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं किया। डोडा किश्तवाड़ अगर आज भी आप आमिर चले जाएंगे, आपको लगेगा कि आप पता नहीं कितने लंबा सफर कर रहे हैं, थकावट हो जाएगी, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने नहीं पाएंगे। अब लेकिन बीच में टनल्स बनी है, कुछ जगह सड़कें छोड़ी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी है। तो ये पिछले कुछ सालों में हुआ है, क्योंकि पहले की सरकारों ने जम्मू डिवीजन की तरफ कभी फोकस ही नहीं किया। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा, और लोगों को साफ तौर पर नजर ये आता था कि हम जितना मर्जी चिल्ला लें, जितना मर्जी बोल लें, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। चाहे जम्मू से एमपी ने सीटें निकाली हो, पीडीपी ने सीटें निकाली हो, या फिर अब बीजेपी मजबूत हुई है, तो लोगों का वही एक दारोमदार जो है वो सेंटर के ऊपर ही है। हालांकि उपराज्यपाल जब प्रशासन रहा यहाँ पर यूटी बनने के बाद, कहीं ना कहीं सेंटर से सीधा जो है संवाद होता रहा। सेंटर बड़ी सारी चीजों को समझ रहा, और ग्राउंड रिपोर्ट भी सेंटर तक जाती रही कि जम्मू खिते को क्या क्या कुछ जरूरतें हैं। उसके तहत सेंटर ने बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट की है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, बड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ताकि भविष्य में जम्मू डिवीजन का जो लंबे वक्त से गैप रहा, ये पीछे रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो अब इसको गैप दूर करने किया जाए। लेकिन यहाँ की जो चुनी हुई सरकारें हैं, अब क्योंकि यूटी गवर्नमेंट है, तो यहाँ की उमर अब्दुल्ला सरकार अब केंद्र को देख के चल रही है। लेकिन जब यही स्टेटहुड शायद आके भविष्य में मिलेगा, तो ये फिर वैसा ही होगा कि जम्मू को साइड लाइन, सिंध कश्मीर को फोकस करें। अगर आप कश्मीर को फोकस करें तो जम्मू भी आप ही का ही है, जम्मू भी के लोग भी आप ही के हैं, आप ही यहाँ के आके सर्दियों में यहाँ पे आके रहते हैं, जब दरबार मूव होता है, जब विंटर कैपिटल जम्मू होती है, तो आप जम्मू डिवीजन के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? बहुत लैकिंग है, बहुत पिछड़ा है, और इसी कारण खामियाजा इस तरह से पता चल रहा है। जब क्लाउड बस्ट हो रहे हैं तो पुल ही नहीं नजर आते हैं, लोग ही नहीं नजर आते हैं, डॉक्टर की टीमें ही नहीं है। कुछ दिन पहले मैं खुद मचेल यात्रा में गया था, मैंने स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने कहा 70 साल में यहाँ पेट्रोल पंप नहीं बढ़ा, जबकि 5 से 6 लाख की आबादी जो है वो सिर्फ एक महीने में आती है यात्रा करने के लिए। पेट्रोल 60 किलोमीटर पीछे, या फिर 120 रुपए लीटर पेट्रोल 1 लीटर का देने के लोगों को पेट्रोल मिलता है। ये भी चीजें हैं वहां पर। अस्पताल है, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ ना के बराबर है, डॉक्टर्स ना के बराबर है। 60 किलोमीटर और इतना संकरा रास्ता है। अगर हम कहें कि शाम ढलने के बाद गाड़ियां वहां की तरफ मूव भी नहीं करती हैं, गुलाबगढ़ से किश्तवाड़ की ओर, तो ऐसी ट्रेजेडी में कैसे लोगों को पहुंचाने, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ यहाँ पर करने की जरूरत थी। मैं सिर्फ किश्तवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर रामबन भी है, यहाँ पर रियासी भी है, यहाँ पर अगर हम बात करें उधमपुर भी है, राजौरी, पुंछ, कठुआ, सामा, हर जगह है। हर जगह आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, लेकिन सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सरकार को जो बेनिफिट देनी चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए, जो एक मॉडर्न सोच रखनी चाहिए कि बाकी प्रदेशों को हम कहीं तो कम्पीट करें। हमारे यहाँ पर आज अगर कोई आमिर हादसा होता है तो लोग यहाँ के सरकारी अस्पतालों की तरफ ना जाकर के तुरंत प्राइवेट एम्बुलेंस लेते हैं और नेबरिंग स्टेट पंजाब की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमृतसर चले जाएंगे या फिर लुधियाना चले जाएंगे, वहाँ के अस्पताल ऐसे हैं कि शत विशत भी अगर इंसान जो हो रखी है, इंसान के शरीर में अगर पार्ट कटे भी हैं, वहां के डॉक्टर जोड़ देंगे। बिल्कुल बड़ी बात है, वहां से कंपेयर कर भी नहीं सकते ख्वाहिश। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये लोगों के जहन में जम्मू और कश्मीर एक खास पर्टिकुलर एरिया रहता है, हालांकि रीजन अलग अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, जोग्राफियाई सूरत हाल अलग अलग है, लैंडस्केप अलग अलग हैं, और यहाँ की ज़रूरत है, नीड बहुत अलग अलग है। लेकिन उसके बावजूद शहरों से अगर बाहर हट करके निकलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और उसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पर 0 बटा सन्नाटा, यही कुछ नजर आता है। और आज भी लोग जिस तरीके का आप कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप तक की भी यहाँ पे कमी है, और लोग जो ब्लैक में बेच पाते हैं वो 20 रुपए 25 रुपए ज्यादा करके बेचते हैं, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि डेवलपमेंट कितना है, अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, मेडिकल स्टाफ कितने रहते हैं। यकीनन इन तमाम तर चीजों की तरफ हुकूमत को, इंतजामिया को जहन देना होगा। ख्वाहिश, बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन जानकारी देने के लिए और तमाम तर चीजों पर रोशनी डालने के लिए। मैं अब अनुभव आपकी तरफ आऊंगा और अंकित आपकी तरफ। जिस तरीके से अनुभव अभी हम देख पा रहे हैं, सॉरी अंकित, जिस तरीके की सूरत हाल हम देख पा रहे हैं, तरक्की की जो रफ्तार है, जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे शहर से अगर हम हट जाते हैं, जो अलग अलग इलाके हैं, गांव हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, पहाड़ी एरियाज हैं जहाँ पे छोटी आबादी है, कोई ढलान में, वादियों में, कहीं ऊंचाई पे, पहाड़ों पे और कहीं मैदानी इलाकों में, तो उन आबादियों में जिस तरीके के अभी हमने देखा कि पानी की बेतहाशा किल्लत थी, और यही वजह है कि झरने का लोग पानी पी रहे थे और उसकी वजह से उनकी मौत भी हुई थी। लेकिन
ये तो एक बहुत बेसिक मुद्दा है कि पानी पहुंचना, उसके अलावा लोगों के क्या मसाइल है? क्योंकि अभी हमने देखा कि जरा सा सैलाब जैसी सूरत हाल आई, वाटर लेवल में इजाफा हुआ तो एक बड़ी आबादी खाली हो गई, लोगों के घर जो है धंसने लगे, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल जो रूरल एरिया है वहां पे क्या है? देखिए आमिर, शहरों की भी हालत खस्ता है, और अगर गांव की अगर हम बात करें तो गांव की हालत जो है और ज्यादा जो है उसकी वर्स्ट कंडीशन है। आज भी ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी लोग पोल के लिए तरस रहे हैं, और आज भी सरकारी विभाग जो है बिजली के, उनके द्वारा पेड़ों के ऊपर तारे जो है वो वहां से लेकर जा रहे हैं। उसके अलावा डिस्पेंसरीज की अगर हम बात करें तो डिस्पेंसरीज के नाम पे कुछ भी नहीं है वहां पे। बिल्डिंग डिस्पेंसरीज की गिरने वाली है, पीएचसी की बिल्डिंग की हालत खराब है। उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी की बात करें, जो रोड्स बनी भी है उनकी हालत भी अगर आप देख लें, एक बार वहां पे ब्लैक टैपिंग होती है और उसके बाद कई सालों तक वहां पे ना ही तो वो ठेकेदार जाता है जिसका 5 साल का वारंटी का पीरियड होता है, और ना ही तो वो विभाग वहां पे पहुंचता है। सिर्फ एक तरफ से जैसे एहसान किया जाता है ना किसी के ऊपर के हमने ये सड़क बना दी और उसके बाद छोड़ दिया, कोई वाली वारस नहीं है, कोई डिपार्टमेंट जो है वहां पे नजरसानी करने के लिए नहीं जाता कि क्या हमने ये चीज बनाई है तो इसका रख रखाव कौन करेगा। जो कंसर्न विभाग है वो बिल्कुल आंख मूंद कर करके सोए हुए हैं। और जब इलेक्शन हुए, लोगों को उम्मीद थी कि अब इलेक्शन हुए हैं, हमारे नए रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, हमारे एमएलए बने हैं, हमारे मंत्री बने हैं, और वो लोग हम लोगों का काम करेंगे। और जब लोग उनके पास जाते हैं तो मायूस होकर वो वापस आते हैं। और जब हम किसी रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं, किसी एमएलए या किसी मंत्री से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, जब तक सिंगल इंजन की सरकार नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इस सब चक्कर के बीच में आम जनता ही पीसने जा रही है। पानी लोगों को नहीं मिल रहा, बिजली लोगों को नहीं दस्तयाब हो रही, सड़कों की हालत बुरी है, तो आखिर आम जनता जाए तो जाए कहाँ? अगर इलेक्शन होने थे उससे पहले फुल फ्लैश तरीके के साथ जो है यहाँ पे सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली होनी चाहिए थी, और एलजी प्रशासन भी काम कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और कुछ पावर्स एलजी को है, कुछ पावर्स जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को है। तो कौन किसका काम कर रहा है किसी को समझ नहीं आ रही, और लोग बेचारे मायूस होकर आ जाते हैं। सिर्फ अपने वोट को जाया किया जा रहा है। आजकल लोगों की ये थिंकिंग है, अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जो भी आने वाले इलेक्शन होंगे हम नोटा के ऊपर वोट डाल देंगे, लेकिन किसी रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट नहीं देने वाले, क्योंकि हालात हमारी जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी मोबाइल को लोग रस्सी के साथ बांधकर पेड़ों के ऊपर लटका देते हैं कि कहीं पे थोड़ा बहुत नेटवर्क आएगा और हम बात करेंगे, अगर किसी का फोन आएगा। कहीं पे बीएसएनएल का टावर है, कहीं पे एयरटेल का है। इसी तरह से अलग अलग इलाकों में एक एक छोटा छोटा सिग्नल वहां पे पहुंचता है लोगों तक। और मतलब मसाइल बहुत हैं लेकिन उसका हल बहुत कम, और इन्हीं चीजों पर सरकार को तवज्जो देनी होगी। वरना ठीक है, पॉलिटिक्स खेलते रहिए और उसके बाद एक वक्त आएगा आवाम बेसहारा जैसे आज है वैसे कल भी रहेगी, और आने वाले टाइम पे किसी भी तरह की कोई तरक्की नहीं होगी, चाहे बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरी जमातें हों। अगर वो इन तमाम चीज़ों में सिर्फ सियासत ढूंढती हैं, अवाम का वोट मांगती हैं और सिर्फ अवाम को एज अ वोटर देखती हैं, तो यकीनन आप देखते रहिए, फिर आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अवाम के सच्चे नुमाइंदे हैं तो बदलिए अपने आप को, खुद को, हालात को, लोगों के मसाइल को, और इलाके की तमाम तर डेवलपमेंट जो पर्चे में नजर आते हैं हकीकत में बदलिए। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए अंकित। अनुभव आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह की अभी सूरत हाल बनी हुई है, लगातार बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, या फिर दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसे बंद करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ सूरत हाल है मौसम के हवाले से, और आने वाले दिनों की क्या चेतावनी है? जी देखिए, मौसम विभाग ने तो पहले से ही जो चेताया हुआ था, वेदर एडवाइजरी जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने इशू कर दी थी, तो उसको लेकर के स्कूल और कॉलेजेस जो है बंद किए गए थे। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना था कि शहरों में जो म्युनिसिपलिटी लिमिटेशंस के अंदर है स्कूल, उनको उन स्कूलों को खुलवा देना चाहिए, रूरल एरियाज में जो है वो स्कूल उनको बंद रखना चाहिए। मगर डायरेक्टर एजुकेशन ने क्लीन क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हुए सभी स्कूलों को बंद करवा दिया। और हमने ये देखा कि ये चीज काफी अच्छी भी हुई, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जितनी बारिश हुई और पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया, पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी था, तो उससे काफी लोगों को दिक्कत हुई, लोगों का जो है काफी परेशानी हुई, गाड़ियों को चलने में काफी परेशानी हुई। हमने कहीं ये भी देखा कि कई कई जगहों पर जो है गाड़ियां फंस भी गई और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि पुल नहीं थे। और जब जो सीजनल नाले थे वो जब तूफान पे हो गए तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। वो दरिया के एक छोर पे ही खड़े रहे कि दूसरे छोर जाने के लिए
जब पानी कम होगा तभी वो दूसरे छोर जा पाएंगे। कई जगह पर हमने ये भी देखा कि जब पानी कम हुआ वो तब भी नहीं जा पाए और जेसीबी की मदद से जो है लोगों को इस पार से दूसरे पार ले जाया गया, क्योंकि वो पानी का बहाव इतना तेज था और वो पानी के बहाव को पार नहीं कर सकते थे। तो मौसम जो है वो काफी ज्यादा खराब था पिछले 2 दिनों में, और आज जो है सुबह से बारिश थी और अभी आप देख पा रहे हैं कि शाम को थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली, थोड़ा सा मौसम जो है खिला है। मगर ऊपरी इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। कई इलाकों में जहाँ बारिश हो रही है वहां पर बारिश इतनी तेज नहीं है, थोड़ी सी कम है। और जैसे क्योंकि जो वेदर एडवाइजरी है उसके मुताबिक देर रात को जो है काफी तेज बारिश होने की संभावना है, तो वो बारिश तेज होगी। अगर वो तेज होती है तो शहरी इलाकों में जो है वो काफी ज्यादा पानी होगा, लोगों को दिक्कत होने की संभावना ज्यादा है। तो इसको लेकर के जो जिला इंतजामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से तैयार है और वो लोगों को चेता रही है। स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, SDRF की टीम निकाली गई है और उनको अलग अलग जो है वाइटल प्लेसेस जो है वाइटल इंस्टॉलेशन जितने भी हैं वहां उनको स्टैंड बाय पे रखा गया कि अगर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है या कोई इमरजेंसी होती है तो आपको इमीडिएट जो है उस पर रिएक्शन करना है। उसके लिए KOTs बनाई गई है और उनको कहा गया है कि आपने बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना है। जी अमित। बिल्कुल, तो जिस तरह की सूरत हाल है उससे साफ जाहिर है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ख़राब है और इसे फौरी तौर पर सुधारने की ज़रूरत है। शुक्रिया अनुभव तमाम तर मालूमात के लिए, तमाम तर अपडेट्स के लिए। किश्तवाड़ और कठुआ में पेश आए कुदरती आफात के बाद से पहाड़ी इलाके खासतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलर्ट जारी किया गया। इसी को लेकर के लद्दाख में डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के एक अहम मॉक ड्रिल भी की गई थी। मॉक ड्रिल मतलब एक तैयारी होती है जो उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके की जाती है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई थी और मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया था जिसमें जलजले यानी कि अर्थक्वेक, बादल फटने और ग्लेशियर, झील, विस्फोट जैसे तमाम कुदरती आफतें जो हो सकती है उसका जायजा लिया गया। इस अहम बैठक की सदारत चीफ सेक्रेटरी ने की थी, जबकि NDMA के कंसल्टेंट मैनेजर जनरल सुधीर बहाल ने इसकी निगरानी की थी। इस मौके पर सेक्रेटरी लद्दाख चेयरमैन DD MLA और कई आला अफसरान मौजूद रहे। मुलाकात में जानकारी दी गई कि आने वाले वक्त में मॉक एक्सरसाइज मुनक़िद की जाएगी ताकि कुदरती आफात के वक्त सभी मुतल्लिक़ा एजेंसियों और उनकी तैयारियों को और रिस्पॉन्स मैनेजिंग मैकेनिज़्म को फौरी तौर पर परखा जाएगा। अफसरान को इस बात के लिए बेदार किया गया कि इमरजेंसी हालात में किस तरह से तेज़, असरदार और तालमेल से भरा रिस्पॉन्स देना है। साथ ही इमरजेंसी के वक्त राहत और बचाव के तौर तरीक़े पर भी चर्चा की गई। आज यहाँ लेह डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख के टेबल टॉप एक्सरसाइज का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें NDMA के मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन साहब, हमारे CS सर पवन कोतवाल जी, हमारे चीफ ऑफ आर्मी जो यहाँ GOC हैं 14 कोर के कमांडर वो, उसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड श्री बहल जी, उसके अलावा हमारी सेक्रेटरी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसके अलावा हमारे जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और जितनी भी हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने यहाँ पार्ट लिया इस टेबल टॉप एक्सरसाइज में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रिसेंटली इसी मंथ और इसी वीक हम लोगों ने काफ़ी ग्लोव का जैसे कि फ्लैश फ्लड्स का या और भी चीज़ें डिज़ास्टर जिसमें कि ग्लोव भी आता है, अर्थक्वेक भी आता है, उन सब चीज़ों का प्रोन है हमारा लेह और करगिल दोनों ही डिस्ट्रिक्ट। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन की लद्दाख। जिस तरह लद्दाख में अभी मौसम जो है चेंजेस करवटें ले रही हैं, तो उसको लेकर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है एक कंडक्ट की गई यूटी लेवल टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट की गई ऑन अर्थक्वेक, और जो कि कंसल्टेंट है MENIRS NDMA मेजर जनरल सुधीर बाल रिटायर्ड, जो उनके क़यादत में साथ ही साथ यहाँ पर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख भी मौजूद थे और अदर सेक्रेटरी भी और यूटी लद्दाख के अलग अलग कंसर्न ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर भरपूर डिस्कशन हुई और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग ऑफिसर्स को अपनी जो है वहाँ पर बताई गई। और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कल और परसों जो है मॉक ड्रिल भी, इसको लेकर जो है मॉक ड्रिल भी यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, यहाँ पर जिस तरह आपातकालीन में किस तरह से काम किया जाएगा उसको लेकर भी यहाँ पर एक मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। तो बने रहिए मीडिया जन की लद्दाख के साथ मैजिक में ले से।
बिल्कुल, तो ये जो कोशिशें हैं वो ये है कि आम लोगों की जान बचाई जा सके। लद्दाख में इस तरह की कोशिशें चल रही है। जिगमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिगमीत, क्या है मॉक ड्रिल, कब किया जाएगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, पूरी डिटेल चाहिए। जी, जिस तरह से लद्दाख में बीते हुए कुछ दिनों में जो लद्दाख के अलग अलग, चाहे हम बात करें कारगिल डिस्ट्रिक्ट की या लेह डिस्ट्रिक्ट की, जो क्लाउड बर्स्ट, जो फ्लैश फ्लड जो देखा गया अलग अलग जगहों में, तो उसको लेकर जो आज जो है एक जो है टेबल टॉप एक्सरसाइज विद मॉक ड्रिल, जो एक्सरसाइज फॉर द यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉक एक्सरसाइज, जो जैसे कि बात करें तो अर्थक्वेक को लेकर, क्लाउड बर्स्ट को लेकर, ग्लेशियर लेक क्लाउड बर्स्ट फ्लड को लेकर आज ले के डिस्ट्रिक्ट डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जो ये आज जो एक्सरसाइज हुई विद द एनडीएमए के जो मेजर जनरल जो सुधीर बल के अध्यक्षता में रिटायर्ड जो है, उनके अध्यक्षता में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, जहां पर आप बात करें चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख भी थे, डिजास्टर सेक्रेटरी जो है यूटी लद्दाख के वो भी थे, ऑफिशियल्स थे, आर्मी ऑफिशियल्स भी थे उनके क़यादत पे। तो ओवरऑल बात करें तो अगर ये जो मीटिंग जो है स्पेशली जो है हाईलाइट किया गया अलग अलग जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंसर्न स्टेक होल्डर्स को लेकर कि आने वाले आपातकालीन स्थिति में अगर कुछ आपातकालीन स्थिति आ जाए तो किस तरह से जो है अलग अलग स्टेक होल्डर जो एक सपोर्टिव होके अलग अलग जो है सपोर्ट करके कि किस तरह से मैनेज कर सके। और आपको बताता चलो इस मीटिंग में जो है इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी IRA से भी बात हुई, या स्ट्रेटेजिक एरिया जो है, अगर बात करें स्ट्रेटेजिक एरिया जो डिजास्टर मैनेजमेंट टाइम पे जो प्री डिटर्मिनेशन करती है, जो एक जगह जो स्थित करती है जहां पर सामान जो इक्विपमेंट्स पर्सनल सप्लाई जो रखते हैं, जो डिप्लॉयमेंट ऑफ अफेक्टेड एरियाज को लेकर, वो भी इस पे स्ट्रेटेजिक एरिया भी जो है वो डिफाइन यहाँ पर बात की गई, रिव्यू की गई प्रिपेयर्डनेस को लेकर कि किस तरह से रिव्यू किया गया। और आपको बताता चलूं 21 और 22 तारीख को जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल भी यहाँ पर अलग अलग जगहों पे जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिगमीत हमें ये भी समझाइए, जिस तरीके की ये मॉक ड्रिल है, हमने अभी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सूरत हाल बिगड़ी हुई देखी और जाहिर है कि इन्हीं चीज़ों को नज़र में रख करके भी तैयारियां की जा रही है। मौसम की क्या सूरत हाल है लद्दाख में, और क्या ये जो कुदरती आफात है इसकी संभावना कभी बनी है लद्दाख के अंदर? अभी जो मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्लाउडी है, मौसम जो है क्लाउडी है। और बीते हुए कुछ अगर दिनों की बात करें 20 और 23 को जो है मौसम जो है, अगर मौसम विभाग के अनुसार माने तो पार्टली टू क्लाउडी रहेगा, और 24 से 25 तक जो है मौसम जो है क्लाउडी विद रेन एट स्कैटर्ड प्लेस रहेगा। यानी आप बात करें तो मौसम जो है अभी अगस्त के एंडिंग तक अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार जो मौसम जो है वो क्लाउडी रहने का और साथ ही साथ हल्की फुल्की बारिश का भी इम्कान जताया। जी बहुत शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए। तो फिलहाल मौसम क्लाउडी रहेगा, सूरत हाल बिगड़ सकती है, उसी की तैयारियां चल रही है। और चूंकि अभी जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें हमने देखी थी वो दोबारा ना हो, इसके लिए इंतजार